हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट वेंचर में आपका स्वागत है। आज से हम बीएड की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस होंगी, हमें उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी होगा। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी करें। आज हम बात करेंगे मानव अभिवृद्धि और विकास की। मानव अभिवृद्धि और विकास। यहाँ पर अभिवृद्धि का अर्थ ग्रोथ है और विकास का अर्थ डेवलपमेंट है। ठीक है। अब अभिवृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले एक बात समझिए कि एक हमारा बच्चा होता है। जैसे कि बच्चे का एक होता है, जब भी कोई चीज होती है, जैसे ये चीज है, तो ये चीज एक यूनिट है, छोटी सी चीज है। अब इसका अमाउंट में बढ़ना, इसका अमाउंट में बढ़ना। सपोज दैट ये गुब्बारा है। क्या है ये? गुब्बारा। गुब्बारे में आपने हवा भरी, तो जब आपने गुब्बारे में हवा भरी है तो उसमें चेंज आ गया है। अब उस पे आया चेंज, अभिवृद्धि है कि विकास है? वॉल्यूम बढ़ेगा सर, ये डेवलपमेंट है, विकास है। विकास है। हमारी समझ में अभिवृद्धि है। कैसे चेक करेंगे, कैसे जानेंगे सर? क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल चेंज के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंज भी है। यस। यहाँ पे क्वालिटेटिव कौन सा चेंज हुआ है? कुछ नहीं। क्वालिटी तो और गिर गई है। क्वालिटी और गिर गई है, उसमें चेंज कहाँ आया है ना? अगर एक बच्चे का जो माइंड है, वो बच्चा, आप 9 मंथ के बच्चे की बात करिए और 9th मंथ का बच्चा 9 ईयर का बच्चा हो जाता है, तो इसके बीच में बच्चे के माइंड में क्या चेंज आना है? ये जो चेंज आएगा, ये आपको दिखेगा क्या? ये कैसा होगा? मात्रात्मक भले ना हो, गुणात्मक जरूर होगा। यहां पर भले क्वांटिटी एक की जगह दो नहीं होगी, यहां पर भी एक माइंड था, यहां पर भी एक माइंड है, बट इसमें हाउ टू थिंक आ गया है। बेगोस्की ने जो डेवलपमेंट दिया है, यहां पर बेगोस्की को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट बेगोस्की और जीएन पियाजे ने जो डेवलपमेंट दिया है, पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक ज्ञान का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ मैन। अब ये कॉग्निशन क्या है बेटा? कॉग्निशन, ध्यान दीजिएगा, कॉग्निशन, इसको हम संज्ञानात्मक ज्ञान बोलते हैं। अगर आप ध्यान दें तो क्या ये संज्ञा शब्द तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इसी वजह से इसको पकड़ते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? किसी भी नाम को सर, किसी भी नाम। यस, किसी का नेम संज्ञा है। तो क्या 9 महीने के बच्चे को अगर हम बताना चाहें कि ये यश है और ये दीपांशु है, विल ही विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज? होगा? 9 महीने का बच्चा ये जानता है ये यश है, वो दीपांशु है? नहीं। उसे आदमी में सिमिलैरिटी दिखेगी, वो नेम को नहीं जान रहा है। तो यहां पर उसका डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, यहां पर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट 9 ईयर के बच्चे को ये पता होता है, अगर वो गेट खोलने आता है तो वो जान जाता है कि ये कौन है, क्योंकि इस समय तक उसका संज्ञानात्मक ज्ञान बढ़ चुका है। और यही चीज है हु इज हु। समझ में आया? संज्ञानात्मक ज्ञान का सिद्धांत बताता है कि बच्चे का मानसिक विकास किस तरीके से स्तर पर दर स्तर होता है, जिसमें वो हु इज हु को पहचानता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये विकास है, डेवलपमेंट है। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी सीन, बट इट कैन बी फेल्ट। आप देखें या ना देखें,
महसूस करें या ना महसूस करें, बट आपको ये बात लगेगी कि उस बच्चे का विकास हो चुका है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हम कहा करते हैं ना, अब बड़े हो जाओ। जैसे अब बड़े हो जाओ का मतलब क्या है? एज वाइज तो बड़ा हो गया है, नॉलेज बट उसकी जो नॉलेज लेवल है, अभी एक चीज और ध्यान देते हैं कि ये बच्चा जब 9 महीने का है, इसके पहले ये 9 दिन का भी रहा होगा। यस तो जब ये 9 दिन का था और जब ये 90 ईयर्स का है, इसके बीच में इस बच्चे के माइंड में, और ये माइंड लिख रहा हूं मैं यहां पे, माइंड और इस व्यक्ति के माइंड में क्या कोई चेंज है? नॉलेज का सर क्वालिटेटिव चेंजेस में। दैट इज वो विकास है। एक का 2 माइंड नहीं हुआ है। और यही रीजन है कि मैं ये कहने की कोशिश कर सकता हूं कि व्यक्ति के ज्ञान और बुद्धि में सभी एक जैसे हैं। बढ़ता केवल दुनिया के बारे में जानकारी है। दुनिया के बारे में जानकारी को अगर हम एक वाक्य, एक शब्द में बताने की कोशिश करें तो आई थिंक हु इज हु। दुनिया में कौन सी चीज क्या है, ये हम अगर जान गए हैं तो ये हमारा संज्ञानात्मक ज्ञान है और ये हमें पता चलता है। तो जीन पियाजे जी ने इसी ज्ञान के सिद्धांत को 1 2 3 4 में डाला है। इसमें इन्होंने 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 18 किया है। ध्यान दीजिएगा। एम आई राइट? यही तो है ना? यस लिटिल बिट चेंज अगर हो तो हो सकता है कि मैंने 11 कहा है, वहां 10.5 हो या 11 से 15। 11 से 15 ऊपर नहीं है क्या? वयस्क अवस्था तक है बेटा। नहीं सही। अंतर इस जगह से इस जगह पे होता है। थोड़ा जीन पियाजे के सिद्धांत पे चर्चा कर लेते हैं, ऑल्दो मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले अभिवृद्धि और विकास को पूरी तरीके से समझने के लिए हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट को, अभिवृद्धि और विकास को पहले हम अच्छे से समझ लें, क्योंकि इनके बीच में अगर हमने अंतर स्पष्ट कर लिया तो हम पूरी यूनिट स्पष्ट कर देंगे। और मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जानो कि ये है क्या चीज, बाकी ज्ञान तो बाद में आएगा। अगर आप फैक्ट नहीं समझ रहे हो तो नहीं आएगा। जैसे आपने ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर। यस नहीं पढ़ा। एपिस्टिमोलॉजी, एक्सियोलॉजी पढ़ा ना? ये क्या है? हाँ? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स ये क्या है? नहीं पता। और मैं कह रहा हूं कि अगर नॉलेज नहीं रखोगे तो नहीं कर पाओगे। और लिख के रख लो, मेटाफिजिक्स, एपिस्टिमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। जो मेटाफिजिक्स है उसको ऑन्टोलॉजी भी कुछ लोगों ने यूज किया है। मेटाफिजिक्स का मतलब कौन सी मीमांसा? तत्व मीमांसा। कैसे पता, कैसे डिफाइन करेंगे? एपिस्टिमोलॉजी कौन सी मीमांसा? ज्ञान नहीं, ज्ञान से प्रेम, हाँ ज्ञान जिसमें 3 बातें हैं। ज्ञान है कैसा, ज्ञान की वास्तव में क्वालिटी क्या क्या है, ज्ञान कैसे बना, उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वरूप क्या है, और ज्ञान कैसे पहचाना जाए कि ओरिजिनल में वो ज्ञान है कि नहीं है। ये अगर 3 चीजें किसी भी चीज की हमें देखनी है तो हम किसको स्टडी कर रहे हैं? कौन सा मीमांसा? एपिस्टिमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। तो हम पहले आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ज्ञान मीमांसा चेक कर रहे हैं। समझ में आया? यस सर। फिर तत्व मीमांसा में जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो तत्व मीमांसा में आ जाएगा। अब क्या होना चाहिए? मेंटल डेवलपमेंट तो सभी चाहते हैं ना, तो ये आचार मीमांसा हो जाएगा, जिसको हम वैल्यूज पे चेक करने लगेंगे कि ये होना चाहिए और ये नहीं हो डेवलपमेंट। तो ये भी है कि व्यक्ति हुक्का पीने लगता है, ड्रिंक पीने लगता है, बढ़ा ना, दुनिया का ज्ञान आया, समझ बढ़ी। समझ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है ना?
गगन मिले रज पवन प्रसंगा, कीचे मिले नीच जल संगा, है ना। कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। डिपेंड किस पे करेगा, आप साथ किसके हो, और जिसके आप साथ हैं वो आपका आचार मीमांसा है, क्योंकि वो आपके व्यवहार को शेप देता है। मैं भले आपके साथ हूं, बहुत समय पहले ये बात कही गई है, काजल की कोठरी में कैसा हुई सायान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। आप कितने भी सयाने बन जाओ, लेकिन अगर संगति गलत कर रखे हो तो फिर आपका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जो साथ वाला व्यक्ति है वो असर डालता है। धूल अगर हवा का साथ करती है तो आसमान में उड़ती है, पानी का साथ करती है तो कीचड़ बनती है। अब डिपेंड धूल पर है वो कहाँ जाती है। तो यहां पर हम आचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये बताइए कि इस चेंज में इस चेंज में क्या अंतर आता है। मैं आप सबसे क्वेश्चन कर रहा हूं, 7 से 11 वर्ष और 11 से 18 वर्ष के बच्चे के बीच में अंतर बताइए। अभी आप अभिवृद्धि और विकास पे अंतर करने लगोगे, क्योंकि वही बात है ना, हम वो पढ़ाएंगे जो किताबों में नहीं लिखा है। इजी नोट्स तो बहुत छापी हैं, बहुत इजी नोट्स छापी हैं और बहुत बिक रही हैं। दिखाना इजी नोट्स में अभिवृद्धि और ज्ञान, पूरी बुक पढ़ जाओगे, लास्ट तक ये ना समझ में आएगा कि हुआ का। ये है इजी नोट्स और ये है बाकी सारी चीजें। खैर, यहां पर जो बात कर रहा हूं मैं उसको समझिए कि 7 से 11 वर्ष का बच्चा और 11 से 18 वर्ष के बच्चे में क्या अंतर है, क्योंकि विकास भी आपके उसमें है कोर्स में। किशोरावस्था में मुश्किलें क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आज या कल में एक आपका मनोविज्ञान का मॉडल पेपर अपलोड होने जा रहा है और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। हालांकि पिछला पेपर आप लोगों ने नहीं देखा, उसके लिए थैंक यू। सेकंड पेपर था। हाँ था, बट इम्पोर्टेंट है। तो ओके, देखा है उसको। ओके, थैंक यू। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो बेटा इसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा क्रिया नहीं कर पाता, और इसको प्रक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, बोलते हैं ना। यस सर। ये प्री सेंसरोमीटर है, ये मोटोर अवस्था है, गामक अवस्था है, और यहाँ पर क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और यहाँ पर अमूर्त है। अभी कंफ्यूजन मत करो, अभी समझ में आ रहा है सारा कुछ। पहले मैंने उसके स्टेजेस बता दिए, वो तो वही है आपके पास। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष से पहले का बच्चा अपनी मर्जी के अनुसार काम नहीं कर सकता है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि बच्चा काम करने लगता है, ये अभिवृद्धि है। चूंकि आपको दिखता है, उसका वेट बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, वो अभिवृद्धि के तहत आएगा। बात समझ में आ रही है। यस सर। दूसरी तरफ चलते हैं, 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चे का डेवलपमेंट, अभिवृद्धि का भी विकास का भी। समझ में आया। यस सर। यस सर। दोनों साथ साथ चलने लगेंगे तो बच्चा क्या करने लगता है, यहाँ पर बच्चे में अपनापन आने लगता है, उसकी चीजों में खुद की बात आती है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, दोस्तों का लगाव शुरू हो जाता है, वहां पर वो बातें बहुत करता है, अपने आप में मस्त रहने वाला होता है, क्योंकि अभी दुनियादारी वो नहीं जानता, और साफ मुंह पर कह देने वाला है, क्योंकि उसे संवेगात्मक डेवलपमेंट नहीं पता। आपके घर में आया हुआ कोई भी मेहमान है, 2 मिनट में कह देगा आप क्या यहीं रहोगे, का घर जाओ अपने। क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि तहजीब क्या है, उसका डेवलपमेंट अभी यहाँ नहीं हुआ है। तो जब व्यक्ति का मानसिक विकास इस लेवल का नहीं है कि वो अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम समझ सके, तो वो अवस्था हमारी संक्रियात्मक अवस्था है, प्रक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पे बच्चा फंक्शन करने लगता है, लेकिन यहाँ पर अभिवृद्धि रुकती नहीं है, अभिवृद्धि यहाँ पर भी नहीं रुकती। इस जगह जब आते हैं तो बस 2 वर्ड ध्यान दीजिए, एक वर्ड है मूर्त और एक वर्ड है अमूर्त। इन वर्ड्स पर ही मैं चर्चा करना चाहता हूं, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। इंग्लिश मीडियम के लिए ये क्या है, कंक्रीट और ये अमूर्त। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बच्चा देखेगा नहीं, रोएगा नहीं, समझेगा नहीं। यहां पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चा उन चीज़ों की इमेजिनेशन कर लेता है जिनको वो नहीं देखता है, और उनके बारे में भी वो सेंस कर लेता है। यही चीज़ है कि यहाँ पर बच्चा अपोजिट जेंडर से लव के चक्कर में आ जाता है। जैसे ही वो 12 साल के ऊपर का, 11 से 12 का होने लगता है,
उसको चूंकि अब इमेजिनेशन होने लगता है कि वो होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। कल्पना लोक का जो डेवलपमेंट है वो बच्चे का होने लगता है बिकॉज ऑफ द विकास, क्योंकि उसके मन में मानसिक विकास आ गया है, सांवेगिक विकास आ गया है, भावनात्मक विकास आ गया है। वो इमोशनली, मोटोवेयर, इमोशनल हर तरीके से डेवलप हो जाने के कारण उन चीजों की भी इमेजिनेशन कर लेता है जो उसके पास नहीं है। ये विकास है। समझ में आया? यस यहां पर आने पर विकास इसके बाद भी चलेगा, अभिवृद्धि रुक जाएगी, अभिवृद्धि रुक जाएगी। यानी बच्चे का जो शारीरिक तुम्हारा देखने वाला विकास है, डेवलपमेंट है, जो अभिवृद्धि है, ग्रोथ रुक जाएगी और विकास जारी रहेगा। आई थिंक आपको अब अभिवृद्धि और विकास में अंतर समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन कोई? अभिवृद्धि एंड विकास क्लियर है? सो ग्रोथ इज एनीथिंग दैट कैन बी सीन, विजुअलाइज्ड, जिसको कि हम देख सकते हैं, एंड इट डज नॉट इंक्लूड क्वालिटेटिव चेंज एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली इसको आप वेन आकृति से अगर समझें तो ये अभिवृद्धि है और ये विकास है। विकास में अभिवृद्धि शामिल है। बात समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अभिवृद्धि समझ रहे हैं ना? विकास मतलब ये तुम्हारी जी है और ये डी है, तो डी जी को इंक्लूड कर रहा है, कुछ छोड़ देते हैं 10%। अदरवाइज विकास और अभिवृद्धि साथ साथ चलते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट आना विकास है। इज इट? अभी कोई कंफ्यूजन हो बताएं। फिर बात आती है कि मानव विकास का अर्थ और परिभाषा। तो मानव विकास का अर्थ क्या है, जिस पर पूरी तरीके से अभी तक चर्चा हो रही थी। मानव विकास का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक हर तरीके का चेंज जो पॉजिटिव हो। एक बात और ध्यान रखना, जो विकास है वो पॉजिटिव होगा, ग्रोथ भी पॉजिटिव होगी। सम टाइम विकास निगेटिव हो सकता है, डैमेज हो जाए, नहीं समझे, एक्सीडेंट हो गया और व्यक्ति का जो विकास था वो डेंट पड़ गया, बच्चे की बर्निंग हो गई, आईज में प्रॉब्लम आ गई, मेंटल प्रॉब्लम आ गई। अब बच्चे का विकास क्या हो गया? नेगेटिव चला गया, विकास होने के बजाय। ठीक है, तो विकास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, अभिवृद्धि केवल पॉजिटिव, निगेटिव अभिवृद्धि नहीं होती है, विकास निगेटिव हो सकता है। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? चलिए, तो यहां पर हम अभिवृद्धि और विकास में परिवर्तन देख चुके हैं। अब बात आती है प्रक्रिया में। तो ये अभिवृद्धि निश्चित समय तक रहती है और जो विकास है वो मृत्यु के समय तक, यहां तक चलेगा। क्योंकि माइंड में नॉलेज हो सकता है कि वो 89वें साल में कुछ नया सीख पाए। जब भी उसने नया सीखा विकास हो गया ना, मन में कुछ एक्स्ट्रा एडेड, जिसको जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर में प्लगइन आते रहते हैं, स्टेजेस आती रहती हैं। ये सॉफ्टवेयर है 0.09 हो गया, फिर 9.9 हो जाएगा, तो ये आपके विकास के रूप में आएगा। और इसमें परिवर्तनों के प्रकार में आप ध्यान दीजिए कि अनुपात में प्रकार होता है, पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है और नई आकृतियों की प्राप्ति हो जाती है। जब यहां से लेके यहां तक 9 से लेके 90 तक आएंगे तो चेहरा बदल जाएगा। ये क्या है? पुरानी आकृति खत्म हो रही है और नई आकृति आ रही है, पहला। दूसरा क्या होता है? कुछ नए लक्षण आ जाना। इस जगह के बाद 11 के बाद हम इस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चों के शरीर में सांवेगिक विकास होने लगता है, इमोवेयर आने लगता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, वो अमूर्त चीजों को भी सोच पाते हैं, रिजल्टेड उनके माइंड में उन चीजों के प्रति भी संक्रिया होने लगती है। और जब वो चीज होने लगती है तो बच्चे के अंदर दाढ़ी मूछें आना, गर्ल्स वगैरह में आपका मेंस्ट्रुएशन वगैरह का उसका जो स्टार्टिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें, और हेल्थ वगैरह का डेवलपमेंट, बच्चों में माउस्टैच एंड मूछों का आना, पिंपल्स निकल आना जो फेस में होते हैं, तो ये सब के सब तूफान और तनाव की अवस्था के निशानी है। जो संवेगात्मक स्टेनले हॉल ने कहा है कि इस उम्र में बच्चों की नसों में एक ज्वार उठना उत्पन्न हो जाता है। दिस इज द एज ऑफ द स्टॉर्म एंड
स्ट्रेस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? डिस्कस इसी जगह पर होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अभिवृद्धि और विकास के पहलू। तो शारीरिक विकास का होना, मानसिक विकास का होना, भावात्मक विकास होना, भाषा विकास होना, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। यहाँ पर आकर के बच्चे के अपने दोस्त बनने लगते हैं, ये सामाजिक विकास है, क्योंकि बच्चा अपनी दोस्ती डेवलप करने लगता है। यहाँ पर से तो सारी चीजें हो रही हैं, भाषा विकास, अभिवृद्धि, शरीर विकास, ज्ञान विकास, तीनों हो रहे हैं। यहां पर आकर के सामाजिक होने लगता है वो 7 के बाद। कक्षा 1 में जाने वाला बच्चा अपने लिए अगर टॉफी लेगा तो फ्रेंड के लिए भी चाहिए, उसने कहा था। मतलब हर चीज डबल पे, चूंकि साथ वाले के लिए भी तो है। तो ये जो चीज है ये सामाजिकता है, और ये विकास 18 तक आते आते हो जाता है। यहां तक हम सारी चीजों को समझ लेते हैं। अब इसमें अंतर क्या है, कौन सी चीजें हैं? तो इसमें सबसे पहले चीज आती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब इसको रफ कर दें। वंशानुक्रम, यहां पे अभिवृद्धि और विकास है, और यहां पढ़ा देते हैं को प्रभावित करने वाले कारक। समझ में आए? ये फैक्टर्स हैं। जिन लोगों को इंग्लिश मीडियम में नहीं समझ में आ रहा है, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मोस्ट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी थोड़ी सी हिंदी को याद करना शुरू करें, क्योंकि आप जिसको पढ़ाओगे 1 से 5 तक के बच्चे को आप हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते। वहां पे तो आप काहे तुम्हारे घर में क्या बना है भाई, ये तरीके से भी बात करनी होती है। और बच्चे को नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अंग्रेजी मीडियम में ना पढ़ा करके मातृभाषा में पढ़ाया जाना है, ये याद रखिएगा। मानवीय और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले है वंशानुक्रम, दूसरे नंबर पर है जैविक कारक, तीसरे नंबर पर है हमारा पर्यावरण, तीसरे नंबर पर है पर्यावरण, चौथे नंबर पर है हमारा शारीरिक विकास, और 5वें नंबर पर हमारा अन्य कारक। अब इन सभी कारकों पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अब यहां पर देखिए वंशानुक्रम, ये चीज क्या है? ये हेरिडिटरी है, हेरिडिटी, ओके ना? मैं सोचा था ये ब्लू है, ये हेरिडिटी है। और ये जो हैं जैविकीय कारण हैं, इनको बायोलॉजिकल फैक्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना? और ये जो पर्यावरण है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, फिजिकल, और ये अदर फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है? अब वंशानुक्रम, एक बात आती है कि बच्चे पर वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव पड़ता है या पर्यावरण? एक क्वेश्चन अगर आता है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? सर पर्यावरण। देखिए वंशानुक्रम वंशानुक्रम का कि पर्यावरण का? सर वंशानुक्रम का। एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति की पर्यावरण की स्थिति बदल दी जाए, जैसे कि बहुत पुराने समय की बात है कि एक टाइम की बात है कि कहा यह जाता है कि एक शेर का बच्चा था, वो भेड़ों के बीच में चला गया था, और उसके बावजूद भी जब वो पूरी तरीके से वो मतलब मीट खाना बंद कर दिया था उसने, तो लेटर ऑन स्थिति ये हुई कि जब कभी भी उसको इस तरीके से रखा जा रहा था, तो मैं ये कहूँगा कि उसकी सिचुएशन, जो आदतें थी, वो पूरी तरीके से चेंज नहीं आई थी, ऑल्दो उनमें कुछ चेंज था, यानी वो अपने हेरिडिटरी को भूल नहीं पाया था। एक बात याद रखेंगे, वंशानुक्रम पर्यावरण पर प्रभावी हो। क्लियर? लगभग ये चीज 60% डेवलपमेंट डिपेंड करती है, क्योंकि वंशानुक्रम जैसा होगा, जैसे मम्मी पापा रहे हैं, जैसे संस्कार रहे हैं, जैसे अगर आप देखें
तो जैसे मम्मी पापा हैं, आप अपने आप को कितना भी बदलने की कोशिश करिए, आप किसी भी पर्यावरण में चले जाइए, जो सोच शुरुआत से घर से मिली है वो जल्दी से जाती नहीं है। होता है ऐसा? नहीं होता है? हाँ सर। होता है ना। जो क्रूएलिटी वाले लोग हैं, जिनको मार काट शुरुआत से सिखाई जाती है, वो कितना भी अच्छे हो जाएं, माइंड का ही कहते हैं ना व्यक्ति अपना चरित्र नहीं बदल पाता। ये क्या मतलब है? ये वंशानुक्रम है। तो वंशानुक्रम के तहत हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि वंशानुक्रम में जो स्वभाव पे प्रभाव होगा, जो कार्य पे प्रभाव होगा, यानी वंशानुक्रम के तहत हमारे कार्यों पर प्रभाव होगा, हमारी सोच पर प्रभाव होगा, हमारे स्वभाव पर प्रभाव होगा और हमारी वर्किंग पे प्रभाव होगा। तो ये चार चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वंशानुक्रम के अनुसार ही व्यक्ति अपने कार्य को निश्चित करेगा, वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति अपने स्वभाव में परिवर्तन लाता है या स्वभाव को देखता है, उसके अनुसार ही व्यक्ति अपनी जीविका को चुनता है, वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति समाज में अपने दोस्तों को और अपनी सोसाइटी को बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि किसी के मम्मी पापा अगर बहुत सामाजिक और व्यवहारिक हैं तो उनके बेटे में भी आप देखोगे शुरुआत से ही वो गुण मिलेगा। जैसे कि किसी के मम्मी पापा बहुत पुजारी या उस तरीके के व्यक्ति हैं तो उस बच्चे में भी वो चीज़ मिलेगी। इसके ठीक उलट भी है, जिस घर में कभी कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पर वो भी सूखा ही सूखा बच्चा उसी तरीके से, चूंकि संस्कार संस्कृति बच्चे के कल्चर में आती है और ये जीन में होता है, और बाद में जब इसे पर्यावरण मिल जाता है तो वो चीज़ और पुष्ट हो जाती है और मजबूत हो जाती है। तो वंशानुक्रम इस तरीके से प्रभावी फैक्टर के तौर पर काम करेगा। फिर आता है जैविक कारक। जैविक कारक में क्या आएगा? जैविक कारक में आएगा उसका शरीर कह लो या उसका खान पान कह लो, खान पान। उसके बाद जैविक कारक में उसकी सर एक्टिविटीज, दिनचर्या, और उसके बाद उसका वर्किंग, जिसके कार्य कह सकते हो या कह सकते हो उसका बिजनेस, जो व्यवसाय है, व्यवसाय। हालांकि व्यवसाय इतना जल्दी छोटे में व्यवसाय का क्या मतलब है, लेकिन इस चीज पे डेवलपमेंट का असर इस तरीके से होता है कि उसकी जो सिचुएशन होगी उसी के हिसाब से व्यक्ति काम करना शुरू करेगा। जैसे कि कुछ व्यापारी लोग वगैरह होते हैं तो उनके बच्चों को अगर आप शुरुआत से देखो तो उनके अंदर वो जो बातचीत तरीका है, बिजनेस का मूड है, जो एटिकेट्स हैं, वो शुरुआत से ही उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। दूसरी चीज जैविक कारक के तौर पर जैसा सोसाइटी में समाज में हो रहा है उसको वो अडॉप्ट करने लगते हैं। फिर पर्यावरण की बात आती है। अगर हार्श क्लाइमेट है जैसे चाइना वगैरह के एटमॉस्फेयर को देखें तो वहाँ के व्यक्ति का डेवलपमेंट उसी हिसाब से होता है। अगर आप यूरोप वगैरह का देखें तो वहाँ के, जैसे कि अगर आप यूरोप में पैदा हुए होते तो स्किन ऑटोमेटिक आपकी वाइट होती है, बाल ऑटोमेटिक आपके कॉपर कलर के हो जाते हैं, इंग्लिश आपको ऑटोमेटिक आने लगती, कंधे उचका के बोलने वाली आदत है ना। यहाँ पे इंग्लिश चाहे जितनी अच्छी बोलो ऐसा लगता है कि हिंदी बोल रहा है, और वो अंग्रेजी भी अंग्रेज हिंदी भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो उनके आदत में है। तो जैविक कारक में बात वही चीजें आ जाएंगी। और इसमें जो जैविक कारक में एक और चीज है वो उसकी स्ट्रक्चर पे ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे व्यक्ति के शरीर में क्या चीजें हैं। जैसे कि जैविक कारक में डेवलपमेंट में ये चीज हो सकती है कि जैसे कुछ लड़कों को देखा होगा आपने, बाल नहीं आते हैं, कुछ लड़कियों को देखा होगा एक्स्ट्रा बाल आ जाते हैं। ये डेवलपमेंट ही तो है, अभिवृद्धि और विकास है ना। और ये किसका डेवलपमेंट है? उन ग्रंथियों का डेवलपमेंट है जो ग्रंथियां उनमें नहीं होनी चाहिए। हालांकि आजकल तो बिना ग्रंथियों के लड़के लड़कियां बने घूम रहे हैं, पीछे से समझ में नहीं आता लड़का है कि लड़की है ना। मूछन का करके सफा चट सर पाउडर और सिर केस बड़े तहमक पैरे अंडी ओढ़े बाबूजी ये कह रहे खड़े। हम कहा मेम साहब सलाम, वी बोले चुब्बे डैम फूल, मैं मैम नहीं हूँ साहब हूँ। हम कहा बड़ा धोखा होगा। रमई काका की कविता है जिसमें उन्होंने बताया है इस बात में कि लोगों का पहनावा अब आजकल ऐसा हो चुका है कि पहनावे से, शरीर से आप देख के नहीं बता सकते कि ये लड़का है कि लड़की। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं जैविक कारक में, यानी उसके अंदर अगर कुछ केमिकल लोचा हो गया है तो उसका अभिवृद्धि और विकास अफेक्टेड होगा। क्लियर? मतलब इसको आप इंटरनल सिक्रीशन ऑफ द टाइलिन, पेप्टिन,
जो आपकी ग्रंथियां हैं, उनके जो अम्ल हैं, जो रेजिन्स हैं, अगर उनके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो चेंज होगा। देन आपका पर्यावरण, एटमॉस्फेयर हमने बताया जलवायु का जैसा होगा, जैसे गर्म जलवायु होगी बच्चे जल्दी जवान होंगे, ठंडी जलवायु में टाइम का असर रहेगा। दूसरी चीज एनवायरनमेंट अगर चेंज होता रहता है तो व्यक्ति कॉमन एज का होगा, जैसे कि अपने यहाँ का है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट एक जैसा है, बहुत गर्म एनवायरनमेंट है, व्यक्ति काला होगा, आपसी टाइप का जो कैरेबियाई टाइप होते हैं, और अगर यूरोपियन का है तो वो वाइट हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा पर्यावरण पर। नेक्स्ट आता है शारीरिक विकास। अब व्यक्ति के साथ फिजिकल विकास में उसको शुरुआत में खाना कैसा मिला है, उसकी एक्सरसाइज कंडीशंस कैसी हैं, वो अपने आप से कैसे वर्क कर पाया है, एक्सरसाइज कितनी करता है, भूखा ही रहा है, शुरुआत में खाना ही नहीं मिला है, माँ बाप ने कितनी केयर की है, उसको मेंटल कितनी ट्रीटमेंट दी गई है, बर्थ उसका कैसा रहा है। बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, पहले जन्म किया है, बच्चे को डेवलपमेंट अफेक्टेड होगा। तो ये आपका शारीरिक विकास में। अन्य कारक में वही समाज, दोस्ती, सहयोग, रूटीन, दिनचर्या, उसके अपने काम। तो इस तरीके से वंशानुक्रम, जैविक कारक, पर्यावरण, शारीरिक विकास और अन्य कारकों के तहत हमारा अभिवृद्धि और विकास प्रभावित होता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके उसमें आएगा। लॉन्ग अगर आएगा तो अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करते हुए अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए के नाम से एक क्वेश्चन पड़ेगा। मतलब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा में जोड़ करके वो क्वेश्चन देगा। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मनोअभिवृद्धि के सिद्धांत। अब ये है कि सिद्धांत कैसे हैं। सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सोच है, एक विचारधारा है। जैसे कहा जाता है ना, जैसे माँ बाप होंगे वैसे तो लड़का होगा। ये कहा है, ये कहा है समान प्रतिरूप सिद्धांत, कि माँ बाप बच्चे के समान रूप के होंगे। क्लियर? लेकिन एक और अंतर भी है, विषम प्रतिरूप सिद्धांत भी है। पिताजी बहुत बड़े बदमाश हैं, लड़का बहुत बड़ा धार्मिक है, ऐसा भी होता है। ये भी सिद्धांत है। मुझे मेरे सर ने, जब मैं एमएड में था, तो उन्होंने एक बात बताई थी एक शराबी की। शराबी के 2 बेटे थे, दोनों संत थे। अब क्या हुआ, ये जो शराबी था इसका एक बेटा बहुत बड़ा रिफॉर्मर हुआ और एक बेटा बहुत बड़ा गैम्बलर हो गया। एक जुआरी हो गया, एक समाज सुधारक हो गया। क्या हो गया? समाज सुधारक। ये सिद्धांतों पर चर्चा मैं करने वाला हूं। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं वहां, क्योंकि आप अपनी आइडियोलॉजी से लिखें, ज्यादा बेटर होगा। तो जब इन दोनों से पूछा गया कि आपका रोल मॉडल कौन है, आपका आदर्श कौन है, किसको देख करके आपने ये सीखा, तो दोनों का जवाब था मैंने पिता को देख के सीखा। अब पिता बीइंग अ ड्रिंकर एक ही व्यक्ति हो सकता है, अब वो एक ही तरीके से लोगों को आदर्श बन सकता है। 2 कैसे हो गए? यहीं पर सिद्धांत काम करता है। डिपेंड इस पर है कि हम क्या लेते हैं, कौन सी साइड देख रहे हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और ये आप समझ लीजिए कि अभिवृद्धि और विकास का भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर वो विकास सही हो चुका है बच्चे का, उसके अंदर सही और गलत की सोच विकसित हो चुकी है, तो वो सही एस्पेक्ट लेगा। अदरवाइज जैसे हमारे मम्मी पापा कर रहे हैं वैसे हम करेंगे। ड्रिंक पापा की पैक बना रहे थे तो 1-2 हम भी मार लिए, ये यहाँ वाला होगा, है ना। तो दोनों से जब पूछा गया तो यही बात आई। इस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जैसे मेरे माँ बाप करते थे मैंने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया, तो रिजल्टेड ये कंडीशन है कि मेरे पापा ऐसे थे और आज मैं ऐसा हूँ। इस व्यक्ति ने ये बात कही कि मेरे फादर आते थे, पीकर आते थे, घर का माहौल खराब होता था, मेरी मम्मी हमेशा रोती रहती थी, लेकिन सुबह के समय मेरे पापा बड़ा अच्छा बिहेव करते थे।
जिससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे पापा खराब नहीं थे, ये शराब खराब थी जिसने कि पापा को ऐसा बना दिया, और रिजल्टेड मैंने इसे ना लेने की या इसके साथ ना जुड़ने की सोच रखी, और वो एक रिफॉर्मर के तौर पर काम करने लगा। समझ में आ रही बात? तो एक ही पिता के बेटों में डिफरेंस हो सकता है ना, तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया? समान प्रतिरूप नहीं, विषम प्रतिरूप सिद्धांत हो गया, जो कि पिता से बेटा अलग भी हो सकता है। एक तो है निरंतर प्रगति का सिद्धांत है, सेम जीन परिवर्तित होती जाएगी और जैसा पिता वैसा, लेकिन अगर इस सिद्धांत को मान ले तो कभी भी परिस्थितियों में चेंज ही नहीं आना चाहिए। पीढ़ियां बदल कैसे जाती हैं? सोच में परिवर्तन होता है। हेरिडिटी यहीं पर बात करती है कि पूरी तरीके से वंशानुक्रम प्रभावी नहीं होता व्यक्ति के विकास में, उसका पर्यावरण और उसका व्यक्तिगत स्वभाव भी, जैविक और शारीरिक विकास के कारक भी उसके विकास में जिम्मेदार होते हैं। पर्यावरण उसको, वंशानुक्रम उसको प्रभाव देता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं देता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है कि जब कभी भी व्यक्तियों में किसी एक गुण का विकास हो जाता है तो उसके बाद उसके दूसरे गुण भी उसी हिसाब से विकसित होने शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़के में पहला गुण कौन सा आया, अगर वो अच्छा वाला आया तो बाकी वाले थोड़े सही वाले आएंगे, और अगर पहला ही गड़बड़ा गया है, शुरुआत से झूठ बोलने लगा है, तो तुम समझ लो चोरी चमारी नशाखोरी सब आ जाएगा, क्योंकि झूठ आ गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ठीक इसका उल्टा, अगर उसमें सच बोलने की आदत आ गई है तो यहां पर जैसे ही वो किसी दिन गड़बड़ करेगा, वो सच बोलेगा, उसी दिन उसको पनिशमेंट मिल जाएगा, दूसरे दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सच बोल रहा है ना, उसको सच बोलना सिखाया गया। तो इसलिए सबसे पहला काम अपने बच्चों को सच बोलना सिखाइए। अगर वो सच बोलने लगे तो वो कभी भटक नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, बच्चों के साथ हमेशा विश्वास बनाइए। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ वो प्यार रखिए, वो स्नेह रखिए कि आपका बच्चा आपको लव करने लगे, अपने माँ बाप के जैसे आपको देखे। अगर वो अपने माँ बाप जैसा आपको देख रहा है तो बच्चा आपसे सीख लेगा। शिक्षक तब सफल हो सकता है जब बच्चा सीखने की कोशिश करेगा। जबरदस्ती सिखाने के लिए आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर परस्पर संबंध का सिद्धांत, एक गुण के साथ दूसरा गुण विकसित होगा। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी व्यक्ति में अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो उसी के अनुसार विकसित होता है। इसलिए हर व्यक्ति एक अलग अलग सिद्धांत का व्यक्ति होता है, अलग अलग सोच का व्यक्ति होता है। और उसके बाद है वंशानुक्रम और वातावरण, यानी सबसे पहले तो वो जैसा था 50% तो वो वैसा बना अपने माँ बाप से आइडियोलॉजी लेकर के, और उसके बाद उस व्यक्ति को कैसा माहौल मिल गया। नहीं समझे? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, सुना होगा ना, यानी पहले ही बैड टेम्पर्ड था, हेरिडिटरी ही गड़बड़ थी, मम्मी पापा से ही उसे गलत क्वालिटी मिल रही थी, बाई बार फैमिली से ही ऐसा था। और दूसरा, जिस स्कूल में डाला गया वो स्कूल कुछ अच्छा निकल आया, तो बच्चे के बर्बाद होने के चांसेस 90% है ना। और अगर वो बैड उसका था और उसका स्कूल सही हो गया, उसकी संगति सही हो गई, तो चांसेस फिर वंशानुक्रम दब जाएगा, पर्यावरण बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से वंशानुक्रम और पर्यावरण आपस में परस्पर होकर संबंध प्रभाव बनाते हैं। इनमें जो प्रभावी होगा वो गुण आ जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल का एक सिद्धांत था कि जो दो लोग जैसे हैं, जैसे कि आप पीयर मेथड पे ध्यान दीजिए, शिक्षक और स्टूडेंट पे, मैं अक्सर कोशिश ये करता हूं कि जो मेरा कमजोर स्टूडेंट होता है उसको मैं अच्छे बच्चे के साथ बिठा देता हूं। बट ध्यान क्या रखना है, कमजोर वाला इतना पावरफुल ना हो कि अच्छे वाले को दबा ले जाए, नहीं तो वो का बर्बाद होगी। याद ये रखना है कि आप जिस व्यक्ति को जो पावर देना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की क्वालिटीज आप चाह रहे हैं बढ़ाना, उससे नीचे पावर वाले व्यक्ति को उसके साथ बैठाइए, वो डांट के पढ़ा सके, तब तो वो पढ़ जाएगा। और अगर वो उल्टा डांट पा रहा है तो जो अच्छा वाला है उसको भी, अबे क्या पढ़ रहे हो, छोड़ो रखो। जैसे आजकल के समय में है, बीएड में अगर दो लोग पढ़ने की कोशिश, बीएड की पढ़ाई होनी है, क्या पढ़ना है, जाके पेपर लिख दो, बस काम खत्म। ये सोच अगर पड़ गई तो जो पढ़ने वाला भी है वो भी खत्म है।
क्योंकि 10% ही केवल पढ़ने वाले हैं, 90% तो केवल देखो पेपर दे पाऊन कि ना दे पाऊन इतने बिजी है। वो पेपर दे पाने के लिए भी फ्री हो जाए बड़ी बात है, पढ़ाई तो छोड़ दो। तो ऐसी सोच अगर आपकी है तो फिर दिक्कत होगी। तो आगे समान प्रतिमान का सिद्धांत, यूनिफॉर्म, ये गैसल एंड हरलॉक का है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि सभी बच्चे जो हैं उनका विकास सिर से पैरों की ओर होता है, यानी सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ द हेड, और उसके बाद, क्योंकि ध्यान रखिएगा विकास कैसे याद करेंगे, ब्रेन कहाँ है, यहां, तो ब्रेन के सबसे नजदीक वाले हिस्से पर सबसे पहले कंट्रोल होगा। ध्यान दीजिएगा विकास कैसे हो रहा है। ब्रेन है, ये बच्चे का है ना दिमाग, दिमाग के सबसे पास क्या है, आंख। जन्म लेने के बाद बच्चा सबसे पहले आंख पर कंट्रोल करता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद बच्चे का गर्दन संभालना, तीसरा कान, आवाज को सुनना, चौथा हाथ पैर हिलाना, फिर पैर। तो विकास समान प्रतिरूप के सिद्धांत में इस तरीके से हमेशा एक जैसे वैसे ही होगा, ठीक है। और फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, नॉर्मल बच्चा पहले ज्ञान प्राप्त करता है, बढ़ता है, और उसके बाद फिर वो स्पेशल ज्ञान की ओर जाता है। यानी बच्चा एक सामान्य गति से बढ़ता जाता है, और अगर उसे विशेष ज्ञान प्राप्त करने का कहीं अवसर मिलता है तो उसको विशेष ज्ञान हो जाता है। अब फिर वही बात आती है, विशेष ज्ञान कौन सा ज्ञान है। अगर विशेष ज्ञान थोड़ा अच्छा वाला ज्ञान हुआ तो फिर बच्चे के विकास में बाधा आ जाएगी। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास की निश्चित दशा का सिद्धांत, फिर सतत विकास का सिद्धांत है जो लगातार विकास होता रहेगा, लेकिन विकास ध्यान रखिएगा अप टू लास्ट है, अभिवृद्धि लास्ट नहीं है। रेखीय न होकर के पेचदार विकास का सिद्धांत, यानी विकास हमेशा सीधा न होकर के कुछ समय के लिए होगा, फिर रुकेगा, फिर हो सकता है निगेटिव हो जाए, फिर होने लगे, फिर हो जाए, मतलब चक्रीय विकास का सिद्धांत तो कह सकते हैं इसे। और विकास का क्रम, पहले थोड़ा सा विकास होगा, विकास की जैसे कि हमने जो पियाजे की सिद्धांत की वो बताएं कि पहले सबसे पहले व्यक्ति अपनी सोच पे, संवेदनाओं पर वो डिपेंड करता है, फिर कार्य करने पर डिपेंड करता है, फिर वो उन चीज़ों पर कार्य करना शुरू करता है जो उसके पास सामने दिख रही हैं, और फिर उन चीज़ों की ओर कार्य करता है जो कि उसको नहीं भी दिख रही है, वो इमेजिन कर पाता है। तो इस तरीके से हम विकास और अभिवृद्धि के चैप्टर को आज फिनिश कर रहे हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर and comment where you have any confusion. Thank you.